मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से जीएस की श्रृंखला जो हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा था, आज उसका दूसरा पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक, ब्रैकेट में 1211 से लेकर के 1236 तक। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। प्रश्न आ चुका है कई बार कि इल्तुतमिश को किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। कैसे याद रखना है? तो पहले तो याद रखना है इसे गुलामों का गुलाम, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक, गुलामों का गुलाम। कैसे? तो याद रखना है मोहम्मद गौरी ने खरीदा था किसको? ऐबक को। और ऐबक ने खरीदा किसको? इल्तुतमिश को। ठीक, तो इसका गुलाम हो गया ये और इसका गुलाम हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? गुलामों का गुलाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश की वीरता से प्रसन्न होकर के, बहादुरी से प्रसन्न होकर के ऐबक ने इसे अपना दामाद बना लिया। अर्थात अपनी पुत्री का विवाह ऐबक ने इल्तुतमिश से कर दिया। और जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके मरने के बाद उसका एक दत्तक पुत्र कह सकते हैं आराम शाह था। तो आराम शाह को लाहौर के अमीरों ने सुल्तान बना दिया, जबकि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को सुल्तान बनाना चाहते। दिल्ली के जो जितने भी अमीर थे वो इल्तुतमिश को सुल्तान बनाना चाहते थे। इस तरह से इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। किसके बीच? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे जूड़ की लड़ाई कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1211 में। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके मार डाला और इस तरह से 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। तो याद रखना है कि इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। कौन सा था? इल्बरी तुर्क। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि इल्तुतमिश किस खानदान से संबंधित था? तो इल्बरी तुर्क था। और इसने आराम शाह को जूड़ की लड़ाई में पराजित किया। ठीक, कब? तो 1211 में। तो बताना है कि इल्तुतमिश ने आराम शाह को जूड़ की लड़ाई में पराजित किया और पराजित करने के बाद दिल्ली सल्तनत का क्या बना? सुल्तान बना। और वहीं पर याद रखना है कि इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। तो दिल्ली को क्या किया? दिल्ली को राजधानी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। इसके पहले राजधानी कहाँ थी? लाहौर। तो प्रश्न आएगा कि किस सुल्तान ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? तो इल्तुतमिश ने। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। प्रथम वैधानिक सुल्तान। अब वैधानिक सुल्तान का क्या मतलब है? तो प्रथम वैधानिक सुल्तान का मतलब इसे खलीफा से, और खलीफा का नाम था मुंतसिर। खलीफा नाम जरूरत नहीं है। खलीफा से क्या किया? सनद प्राप्त किया था। खलीफा से क्या किया? सनद प्राप्त किया। ठीक, तो याद रखना है कि प्रश्न आएगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा मंसूर बिल्लाह से सनद प्राप्त किया, इसलिए ये क्या हो गया? वैधानिक सुल्तान।
और इल्तुतमिश ही पहला सुल्तान था जिसने सबसे पहले भारत में मतलब सल्तनत काल में चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया। ठीक, और जीतल, चांदी के सिक्के को क्या कहा गया, टंका या टका। तो प्रश्न आएगा कि टंका या टका नामक सिक्का किसने चलाया, तो इल्तुतमिश ने, और किस धातु का था, चांदी का। और जीतल का भी सिक्का चलाया जो किसका था, तो तांबे का। ठीक, तो तांबे का सिक्का चलाया जिसे जीतल कहा गया, और तांबे का और चांदी का जो सिक्का चलाया उसे टंका कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये अरबी आधार पे था, अर्थात अरबी पद्धति पे था। ठीक, और यहीं पर याद रखना है कि इल्तुतमिश ने एक अलग दल का गठन किया जिसे तुर्कान ए चेहलगामी, तुर्कान चहलगामी कहा जाता है, या तुर्कान चालीसा, कुछ भी आ सकता है, तुर्कान चहलगामी या तुर्कान चालीसा, कुछ भी आए। और इसमें कुल 40 वफादार सरदार थे, 40 वफादार सरदार। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि तुर्कान चहलगामी नामक संगठन का निर्माण किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। इसमें कुल कितने सरदार थे, 40 थे, और बलबन भी इसी में शामिल था, बलबन भी इसी में शामिल था। ठीक है, तो प्रश्न कई सारे इंपॉर्टेंट हो गए। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। टंका नामक सिक्का किसने चलाया, जीतल किसने चलाया, प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन है, तुर्कान चहलगामी क्या है, किसने स्थापित किया, कब किया। और ये भी याद रखना है कि इल्तुतमिश ने ये कहा था कि अगर किसी को न्याय प्राप्त करना है तो न्याय प्राप्त करने के लिए लाल वस्त्र धारण करना होगा। ठीक, लाल वस्त्र धारण करना होगा। तो याद रखना है कि किस सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके न्याय प्राप्त करने के लिए एक बात कही थी, तो इल्तुतमिश ने। और यहीं पर एक बात जान लेना है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में पहली महिला थी जिसने लाल वस्त्र पहन करके न्याय की मांग की थी, और दिल्ली की जनता ने उसके साथ न्याय भी किया था। ठीक, अब यहीं पर हम जानेंगे कि इल्तुतमिश के सामने कुछ समस्याएं भी थी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं करा दे रहा हूँ, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आता है प्रश्न कि इल्तुतमिश के सामने क्या प्रमुख चुनौतियाँ थीं। तो याद रखना है कि इल्तुतमिश के सामने 3 प्रमुख समस्या थी, जिनमें एक तो था एलदौज। ठीक, एलदौज। दूसरा था कुबाचा, और तीसरा था अली मर्दान। अली मर्दान ये बंगाल का था। अब एलदौज के बारे में आता है कि एलदौज जो कि गजनी का सूबेदार था, कुबाचा जो सिंध और मुल्तान का सूबेदार था, और अली मर्दान जो बंगाल का था। तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने 1215 में पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। याद रखना कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो 1215 में। किसके बीच, तो एक तरफ इल्तुतमिश और दूसरी तरफ एलदौज। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म शाह की मदद से या सहायता से, ख्वारिज़्म शाह की सहायता से पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत नहीं,
तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने एल्दौज को बुरी तरह से पराजित किया और बदायूं के किले में बंद कर दिया। तो एल्दौज की क्या हुई? पराजय। और एल्दौज के पराजय के बाद इसे कहाँ बंद कर दिया गया? तो बदायूं के किले में। ठीक, बदायूं के किले में इसे कैद कर दिया गया और बाद में वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई। एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर या सूबेदार था? तो इल्तुतमिश सूबेदार बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। ठीक, कहाँ गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने एल्दौज को पराजित किया, बदायूं किले में बंद किया और बाद में उसकी हत्या करा दी। उसके बाद केवल कहानी सुनना है, मुख्य बातें मैं बता दूंगा कि इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म शाह को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया। ख्वारिज़्म शाह को कहाँ का? गजनी का शासक बना दिया। ठीक, गजनी का शासक बना दिया। तो याद रखना है कि इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म शाह को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया और कुछ समय बाद ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु हो गई और इसके मरने के बाद इसका बेटा जलालुद्दीन मकबरनी, ठीक, जलालुद्दीन मकबरनी गजनी का शासक बना। याद रखना है कि ख्वारिज़्म शाह की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई और उसके बाद गजनी का शासक कौन बना? तो जलालुद्दीन मकबरनी। यहीं पर याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1221 में चंगेज खान, 1221 में चंगेज खान, ठीक, चंगेज खान जो मंगोल आक्रांता था, इसने गजनी पर आक्रमण किया और जब गजनी पर आक्रमण किया तो जलालुद्दीन मकबरनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा और सिंध, दिल्ली मतलब सिंध पहुँचा और वहाँ आने के बाद इल्तुतमिश से धर्म के नाम पे राजनीतिक शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसको शरण देने से इनकार कर दिया और इस चंगेज खान के भयानक आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। तो याद रखना है कि चंगेज खान सिंधु नदी, क्वेश्चन पूछा गया है कि चंगेज खान किस नदी से वापस हो गया? तो चंगेज खान सिंधु नदी से वापस चला गया। अन्यथा अगर चंगेज खान भारत पे हमला करता तो शायद जो नई दिल्ली स्थापित हुई थी उसी समय तहस नहस हो जाती, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। तो प्रश्न आ सकता है कि चंगेज खान किस नदी से वापस चला गया? तो सिंधु नदी से। ठीक, तो इस तरह से इल्तुतमिश ने एल्दौज से अपनी समस्याओं को समाप्त कर दिया। अब दूसरा बचता है कुबाचा। कुबाचा के बारे में जान लेते हैं कि यह सिंध और मुल्तान का गवर्नर था। ठीक है, लेकिन 1227-28 में इल्तुतमिश इस पर आक्रमण करता है, इसको पराजित करता है और ये सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या, ठीक, कूदकर क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। ठीक, 1227 और 28 में इल्तुतमिश ने क्या किया था? सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया, कुबाचा को पराजित किया और वो शर्म के मारे जब हार गया तो शर्म के मारे सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। और अली मर्दान की तो कुछ समय बाद अपने आप क्या हो गई? मौत हो गई। तो इस तरह से इल्तुतमिश की जो प्रमुख समस्याएं थी उसने सुलझा लिया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना है कि इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था जो कि दिल्ली सल्तनत में तुर्कों द्वारा बनाया गया प्रथम मकबरा था। तो प्रश्न आ जाए कि दिल्ली सल्तनत में तुर्कों द्वारा बनवाया गया प्रथम मकबरा कौन सा था? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा।
फिर इसके अलावा एक है अतारिकन नामक दरवाजे का निर्माण करवाया, कि दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक, दरवाजे का निर्माण किसने? तो इल्तुतमिश ने। तो याद रखना कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली सल्तनत में तुर्कों द्वारा बनाया गया प्रथम मकबरा है। उसके बाद अतारिकन दरवाजे का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया, और उसके साथ साथ इल्तुतमिश ने अपना स्वयं का मकबरा दिल्ली में ही बनाया। कुतुब कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में इल्तुतमिश ने अपने स्वयं का मकबरा बनाया, स्वयं का मकबरा, स्वयं का क्या बनाया? मकबरे का निर्माण करवाया। तो प्रश्न आ जाए कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ है? कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब, ठीक, कॉम्प्लेक्स, ठीक, कॉम्प्लेक्स। तो इल्तुतमिश के बारे में जो मुख्य बातें थी वो हमने बता दिया। इसके बाद मैं पहले बता चुका था कि जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण में भी इल्तुतमिश का योगदान है, और इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही ये कह दिया था कि जो मेरी संतान है उनमें रजिया सबसे योग्य है, तो मेरे बाद रजिया ही दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनेगी। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश के मरते ही रजिया की सौतेली माँ शाह फुरकान ने चालाकी का परिचय देते हुए चालाकी से रुकनुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान बना देती है। तो प्रश्न आ जाए कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो रुकनुद्दीन। ठीक, कौन बना? रुकनुद्दीन। ठीक, तो रुकनुद्दीन क्या बना? सुल्तान बना। ठीक है, और किसकी चालाकी से? तो इल्तुतमिश की एक पत्नी थी शाह तुर्कान या शाह तुर्फान। ठीक, शाह तुर्कान की चालाकी से रुकनुद्दीन सुल्तान बन गया। लेकिन रजिया ने भी लाल वस्त्र पहनकर जनता से मांग की कि आपके सुल्तान ने मुझे कहा था कि मैं उनका उत्तराधिकारी बनूंगी। दिल्ली के लोगों ने रजिया का सुल्तान का साथ दिया, और बाद में कुछ ही महीनों बाद 1236 में ही रजिया दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी, और शासिका बनने वाली ये दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला थी। तो हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके नए नए वीडियो बना सकूं। थैंक यू।